नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। जैसे कि मैंने बोला आपको कि जब ये मोबिलिटी के साथ साथ न्यू आइडियाज़ आने शुरू किए, न्यू कास्ट जनरेट हुए और कुछ जो एरिया के हेड थे, जो कास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे थे, उसमें से कुछ लोग जो है जो हायर कास्ट वाले थे या कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, उन एरियाज़ में वो ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे राजपूत वाला जो एरिया है, राजपूत जो कास्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। मराठास, सिख, जो जिस एरिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हायर पोस्ट में थे वो ज़्यादा वैल्यू पाने लगे। अब जब रीजन्स बनने लगे तो रीजन्स के अकॉर्डिंगली भी कुछ ऐसे डायनेस्टीज थे, कुछ एम्पायर्स थे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए, जैसे कि चोला, तुगलक्स और मुगल्स। अब एम्पायर्स और द रीजन, पहले क्या होता था, रीजन वाइज कुछ रूलर्स होते थे और इन रीजन्स को कंट्रोल करके बहुत सारे रीजन पे राज करने वाले भी होते थे। जो बहुत सारे रीजन को कलेक्ट करके जो राज करते थे उनको एम्पायर कहते हैं, और जो छोटे छोटे रीजन्स में रहते थे वो किंग, उस पर्टिकुलर एरिया का रीजनल हेड, या वी कैन से एज ए रीजनल किंग वी कैन से। ओके, तो ये जो चोलाज एम्पायर जो था, चोला एम्पायर जो था, ये इन्होंने बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे रीजन को अपने अंडर में ले लिया था। वैसे तुगलक्स, वैसे मुगल जो है सबसे बड़ा एम्पायर रहा है। इन्होंने बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में ले लिया। ये पहले इनका काम ही था कि एक रीजन से दूसरे रीजन से लड़ाई करते थे, वॉर करते थे, और जो जीत जाता था वो रीजन उसके अंडर में आ जाता था। ओके, तो many large states like those of the Cholas, Tughlaqs, and Mughals covered many diverse regions of the subcontinent in this period. Okay. These large kingdoms conquered regional state often to expand their empire. छोटे छोटे रीजन को जीत के, इनको कॉन्क्योर करके अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाना, इनका मेन टारगेट यही होता था। तो हर रीजन के रीजनल जो किंग होते थे, रीजनल किंगडम, उनका मेन टारगेट ये होता था कि कैसे अपनी किंगडम बढ़ाया जाए। जिसकी किंगडम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती थी वो एम्पायर की कैटेगरी में आ जाता था। दीज लार्ज किंगडम्स कंक्योर्ड when the Mughals empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of the regional states, and across the subcontinent regions were left with the legacy of big and the small states that had referred over them. Okay, and then that were ruled over them. This was apparent in emergence of the many distinct and the shared tradition. For example, appearance of the Ghungat in Hindu way of life, influenced by the Mughal ruler in India. Characters of different region did not grow in isolation. अब जब डिफरेंट रूलर्स और डिफरेंट किंग्स जब एक रीजन से दूसरे रीजन पे अपना राज शुरू करने लगे, तब क्या मुस्लिम रूलर्स भी आने लगे। मुस्लिम रूलर्स की एक ट्रेडिशन थी बुरखा, यू ऑल ऑफ यू नो दैट, कि जो लेडीज होती थी वो बुरखे में रहा करती थी या पर्दे में रहा करती थी। इस रीजन को जो हिंदू रूलर्स थे इन्होंने भी अप्लाई किया कि हाँ, जो लेडीज हैं वो घूंघट में रहेंगी। ये नया वर्ड था घूंघट, तब ये धीरे धीरे जो फीमेल्स थे उनको घूंघट में रखा गया। ठीक है, और इनकी सेफ्टी के लिए, और ये सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसे कल्चर्स थे जब एक दूसरे से ये लोग शेयर किया करते थे या एक दूसरे को अप्लाई किया करते थे। कुछ जो अच्छी चीज़ें थे इनको इन्होंने अप्लाई किया, और एक एक दूसरा, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, दोनों ने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अप्लाई अपने अपने कास्ट सिस्टम में अप्लाई किया। तो अब ये जो है ये थोड़ा सा वी कैन से कि ये ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र ऑफ द कल्चर, इस तरह से जितने चेंजेस ये इस तरह से आने लगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लैंग्वेज एंड रीजन। अब वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज सेटअप हुए, क्योंकि अब अलग अलग रीजन में थे, अलग अलग एरियाज भी थे, अलग अलग रूलर्स भी थे, तो न्यू लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो लोग वहाँ पे सेटल होना शुरू कर दिए। In 1318, the great poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lohari, Kashmiri,
देव समुद्री, तेलंगानी, गुजराती, गौरी, अवधी एंड हिंदवी। ये वेरियस लैंग्वेज जो है, जो जिस एरिया में रहने लगे उनकी जो लैंग्वेज है वो उस एरिया के अकॉर्डिंगली वो लोग सेटल हो गए। जैसे सिंध, सिंध में सिंधी बोलने लगे, वहाँ के लोग जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे वो सिंधी थे। लाहौर में रहने वाले लाहौरी कहलाए, कश्मीर में कश्मीरी। देव समुद्री जो साउथ कर्नाटका, कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती थी उनको देव समुद्री, वहाँ पे देव समुद्री समुद्री वर्ड भाषा यूज करने लगे। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजराती गुजरात में, गौरी इन बंगाल, अवधी ईस्टर्न यूपी में बोला गया। हिंदवी एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली वाले एरिया में हिंदवी, जो आज आप कहते हो हिंदी, हिंदी को उस समय में इस तरीके से बोला गया। अब जो है एक वर्ड और रहता है, आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत वर्ड है ये हमारी सबसे पहली लैंग्वेज है, पर ये संस्कृत किसी एरिया या रीजन का पर्टिकुलर किसी एक रीजन का एक रीजन की भाषा नहीं रही। Sanskrit did not belong to any region. It was an old language and common people did not know it. Only the Brahmins do. अब ये लैंग्वेज जो है ये सिर्फ ब्राह्मण्स बोला करते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो होली बुक्स और ये सारी बुक्स जो है स्क्रिप्ट ये है ये सब पढ़ा करते थे। ब्राह्मण्स जो जाति में थे उनको वो सबसे ऊंचे दर पे रखा जाता था, क्योंकि ये सबसे ज्ञानी, इनका जो काम था ये सिर्फ ज्ञान कलेक्ट करना था और ज्ञान बांटना था। इसलिए लोगों ने ब्राह्मण्स को सबसे ऊंचे दर पे रखा, और इसीलिए ब्राह्मण्स जो है ये सिर्फ ब्राह्मण्स ही संस्कृत पढ़ना जानते थे। जो अपनी आपस में बातें भी करते थे वो संस्कृत में बातें किया करते थे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली जो हायर कास्ट है वो है ब्राह्मण्स, और वो इसी इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाने लगे, और उन्होंने जो जो भाषा थी वो संस्कृत को सिर्फ अपने तक ही रखा। जैसे ये ब्राह्मण्स ही कह सकते हैं या ब्राह्मण ही यूज़ कर सकते हैं संस्कृत भाषा। नेक्स्ट टॉपिक इज द ओल्ड एंड द न्यू रिलीजन। अब न्यू रिलीजन्स बने। Important change in the Hinduism happened in this period. Worship of a new deities, more rigid caste system, construction of temples by royalty, and growing importance of the Brahmins and the priest as the dominant group of the society. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ब्राह्मण्स को जब संस्कृत आती है तो ब्राह्मण्स के लिए ही ये था इम्पोर्टेंट कि वही से संस्कृत बोलेंगे। अब इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। कैसे? इससे नए नए रिलीजन्स बने। अब ब्राह्मण्स भी इस चीज़ का क्या हुआ कि जो हायर कास्ट है वहीं पे पूजा पाठ करते थे, उन्हीं को ही ये ज्ञान दिया करते थे। जो लोअर कास्ट थे, सब कास्ट जो थे, जो मैंने पहले भी किया, छोटे छोटे जातियाँ जो और बनी, जो शूद्रास और ये सारी एरियाज जो बाकी थे, इन एरियाज के भी हेड हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण्स जो थे वो नहीं जाते थे, तो इनकी पूजा पाठ कैसे होगी? तो अब ये क्या करते थे कि ये सोचते थे कि अब हमको हमारे किसी ब्राह्मण्स की ज़रूरत नहीं, हम अपने हिसाब से ही ये भगवान की पूजा किया करेंगे। ठीक है, तो वर्शिप ऑफ अ न्यू गॉड, न्यू डेटीज, उन्होंने अपनी अपने हिसाब से न्यू डेटीज बनाने शुरू किया, और ये अपने अपने इसमें रिजिड तरीके से कि नहीं ठीक है, हमको किसी ब्राह्मण्स की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भगवान को याद करेंगे वैसे ही हमारी जो विनती है वो पूरी होगी। पहले सोच ये थी कि हम जो चाहते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण्स को बताया जाएगा, और ब्राह्मण्स ही हमारी जो टॉक्स है, हमारी जो बातें, हमारी इच्छा है वो भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है अब इनको टैक्स चाहिए था, पैसे चाहिए था। अपनी एक पूजा से रिलेटेड, जहाँ से वो पूजा पाठ करवाते थे, वहाँ से वो अपने लिए बहुत सारे वेल्थ कलेक्ट किया करते थे। अब इनका ये प्रोफेशन टाइप का ही सोच लीजिए, ये है ना, प्रोफेशनली इन चीज़ को यूटिलाइज करना शुरू किया। लेकिन लोअर कास्ट वाले ऐसा सब नहीं कर सकते थे। इन्होंने अपने ही तरीके से भगवान को याद किया और अपने तरीके से ये पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और इस सोसाइटी में ऐसा भी हुआ कि ब्राह्मण्स जो है वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो गए। बाकी लोगों को उन्होंने सोसाइटी में जो छोटे ग्रुप वाले थे उनको डोमिनेट करना शुरू किया, उनको बहुत सारी चीज़ों में उनको डराना शुरू किया। ओके, देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो नॉलेज ऑफ संस्कृत थी earned them a lot of respect, and their dominant position was
consolidated by support of their patrons. New rulers searching for prestige. न्यू रूलर्स जो है वो प्रेस्टीज के, न्यू रूलर्स जो है वो अपनी पोजीशन पाने के लिए अपनी तरीके से ये ब्राह्मण्स को वैल्यू दिया करते थे. ओके, और ब्राह्मण्स को वैल्यू इसलिए मिलता था क्योंकि उनको संस्कृत का नॉलेज था, सबसे ज्ञानी वही थे, और इसीलिए उन्होंने ये ज्ञान देना बांटना, जिनको ये ज्ञान ज़्यादा है तो बाकी लोगों ने उनको इम्पोर्टेंस देना भी शुरू किया. इस चीज़ का उन्होंने, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो फायदा उठाते इस सोच का. न्यू रिलीजियस अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. Merchants and migrants brought the teachings of the Holy Quran, which Muslims regard as a holy book. अब जब हिंदुइज्म में इतना हुआ तो कुरान, अब न्यू रिलीजन्स जब बने तो मुस्लिम भी फॉलो थे, तो मुस्लिम्स के जो हेड होते थे वो भी अपने अपने तरीके से एक हेड पोजीशन बनाते थे. उन्होंने भी अपना एक नया बुक लिखा, नया होली बुक लिखा जिसका नाम है कुरान. ओके, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन द वैरायटी ऑफ वेज. वैरायटी ऑफ वेज इन इस्लाम. अब हम हिंदुइज्म को छोड़ के थोड़ा चलो इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं. सिया मुस्लिम. अब इस्लाम धर्म जो है वो भी दो हिस्सों में बांटा हुआ था, सिया एंड सुन्नी मुस्लिम. ये क्या है? ये एक अरबियन कंट्री, आप लोगों को सब पता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अरब कंट्री से आई हुई थी. तो अरब कंट्री जब बनी थी तो वहाँ का जो सबसे ओल्ड और सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान था, उसका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो नई नई बातें, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे जिसको बाकी लोग फॉलो करते थे. ठीक है, और उनके बिलीवर्स, उनकी जो फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स को नाउ वी आर नोन एज ए सिया मुस्लिम. लेकिन अब इनके ख़त्म होने के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, इनके सन इन लॉ ने, वो ज्ञान बांटने वाला, और वो सन इन लॉ अली, ओके, इन्होंने वो जगह को संभाला, ज्ञान देना, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, जो अच्छी बातें हैं वो सारी चीज़ें लोगों को बताना. और इनके फॉलोअर्स जो थे, ये फॉलोअर्स कहलाए गए सुन्नी मुस्लिम्स. सुन्नी मुस्लिम्स जो थे वो ये सोचे थे कि हमारा जो ज्ञान देने वाला जो पहला प्रॉफिट मोहम्मद है वो ज़्यादा ज्ञानी था, हम ये सारी चीज़ें हम एक नए बंदे को क्यों अप्लाई करें, क्यों हम इसकी बातें सुने. तो इसकी बात कुछ लोग जो पहले विचार थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के विचार थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्हीं को फॉलो करते थे. अब इसको चेंज करने वाला है कुछ शब्दों में, जैसे कि समय के साथ चेंज होते थे. सन इन लॉ ने, जो अली थे, उन्होंने चेंज किया, लेकिन इनको फॉलो करने के लिए भी कुछ लोग थे, और इनको ना मानने वाले भी कुछ लोग थे. जो ना मानने वाले थे वो सिया मुस्लिम थे, और जो मानने वाले थे वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए. ओके, अब इनके जो स्कूल होता था, स्कूल ऑफ लॉ, जहाँ पे ये सारे ज्ञान दिए जाते थे, उन स्कूलों को कहते थे हनफी और द सनफी, हनफी एंड द साफी मेनली इन इंडिया. ये हमारे इंडिया में इनके अलग अलग स्कूल, ये अलग अलग फॉलोअर्स के स्कूल होते थे. जो सिया मुस्लिम थे, इनके हाफी, और जो सुन्नी मुस्लिम का स्कूल होता था वो साफी. इनके हिसाब से इनको टीच किया जाता था. Now next topic is the thinking about the time and the historical period. Changes in the social, political and economic order. Over a large span of time, it's studied by dividing the time of a large segment called the period of the shared some characteristics. British historians divide the Indian history into three parts: Hindu, Muslim and the British. अब ये हिंदू मुस्लिम, जैसे कि पहले हिंदूज का राज हुआ, फिर मुस्लिम्स का राज हुआ, ये सारे होने के बाद जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश हिस्ट्री ने हमारी हिस्ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश.
ओके, ये पीरियड वाइज उन्होंने डिवाइड किया ताकि ये जो हिस्ट्री है इसको पढ़ने में या जानकारी लेने में थोड़ी लोगों को सुविधा हो। एक पीरियड वाइज इतने से इतने पीरियड में हिंदू रूलर का राज हुआ, फिर इतने से इतने पीरियड में मुस्लिम का। अब नेक्स्ट है ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री है वो डिवाइड की गई। ओके, अब जैसे जैसे समय जाता गया तो इसके अकॉर्डिंगली जो हिस्ट्री बनाना था वो डिफरेंट होने लगा। एक नया युग शुरू हुआ जब न्यू एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और आए। यहाँ तक हुए 1700 एडी तक की, ये 1000 साल का डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक यही चेंज हुआ। ओके, अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सिस्टम कुछ और चेंजेस, और इसके बाद और भी कुछ नए चेंजेस आए, न्यू हिस्ट्री बनी, that we will learn in our next topic. Okay, this is your chapter 1 full description, so hope you will understand nicely. Okay.